Good morning, students. We are starting the chapter 7 of history, the revolt of 1857. Okay. 19th सेंचुरी में बहुत बड़ी संख्या में पीजेंट्स और ट्राइबल्स ब्रिटिश के अगेंस्ट राइज हुए, लेकिन ये जो रिवोल्ट्स थे वो नेशनल अपराइजिंग को लेकर के नहीं थे, मतलब राष्ट्र हित की भावना को लेकर के नहीं थे। पूरे राष्ट्र को इन्होंने नहीं शामिल किया था इसमें। ये जो थे वो स्पॉन्टेनियस थे, लिमिटेड पार्ट्स में हुए थे। ये जो अपराइजिंग्स थे वो ऑपरेसिव ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट थे और इनमें ऑर्गेनाइजेशन की कमी थी। 1857 का रिवोल्ट जो था वो नेशनल फीलिंग को अराइज किया इसने और लोगों को इंस्पायर भी किया। तो जो ब्रिटिशर्स के लिए डिसकंटेंट था, डिससेटिस्फैक्शन था लोगों के मन में, वो 1857 के रिवोल्ट के रूप में राइज हुआ। ये एक मिलिट्री म्यूटिनी के रूप में स्टार्ट हुआ था, लेकिन जल्दी ही एक बहुत बड़े एरिया को और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इसने एनगल्फ कर लिया। इसने फार्मर्स, लेबरर्स, आर्टिशंस और ट्राइब्स को कंपास किया और नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के ज़्यादातर पार्ट्स में ये स्प्रेड हुआ। रिवोल्ट जो था इसे बहुत बुरी तरीके से दबा दिया गया था। इस सप्रेशन के बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से इंडिया का जो कंट्रोल था वो ले लिया पूरी तरीके से अपने हाथों में, और कुछ मेजर चेंजेस भी आए 1857 के बाद, लेकिन जो एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी थी वो अभी भी कंटिन्यू रही। ठीक, अब हम 1857 के रिवोल्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि रिबिलियन कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था इनका, और कैसे शुरू हुआ था, क्या कारण थे, क्या उसके परिणाम थे, और किन किन एरियाज़ में ये स्प्रेड हुआ था। तो पहले हम रिबिलियंस के बारे में पढ़ेंगे। 1857 एडी में एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जो था, जो है इंडिया में, इंडियन हिस्ट्री में जाना जाता है। ठीक है, ये ना तो एक सडन इवेंट था और ना ही लिमिटेड सर्टेन एरियाज़ में था। 19th सेंचुरी के दौरान कई सारे अपराइजिंग्स हुए थे, रिवोल्ट्स उन्होंने किया था अलग अलग प्लेसेस पर, मास लेवल पर, लेकिन जो 1857 का रिवोल्ट था वो ब्रिटिश के अगेंस्ट एक मास मूवमेंट था रियलिटी में, है ना। इसके कुछ सीरियस पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, सोशल और रिलीजियस कॉजेज थे। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉजेज के बारे में। पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे इस रिवोल्ट के? इंपीरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश की जो इंपीरियलिस्ट पॉलिसी थी उसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया 1857 के अपराइजिंग को बैकग्राउंड देने में। ऑलमोस्ट जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था पूरा, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के डलहौजी तक, उन सब ने एक्सपेंशन की पॉलिसी को रेगुलेट किया और डायरेक्टली या और इनडायरेक्टली वो उन्होंने एक्सपेंशन ही किया। इंडियन स्टेट्स जो थे वो एनेक्स कर लिए गए ब्रिटिश एम्पायर में, चाहे वो फोर्स से हुआ हो या फिर ट्रैकरी हुआ हो या फिर इंट्रिग करके हुआ हो। इसमें जो इंडियंस थे उनके बिना सेंटिमेंट्स को बिना ध्यान दिए हुए, उनकी बिना केयर किए हुए, इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए, ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए हर तरीका अपनाया। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सेकंड है लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब हड़प नीति, है ना। क्या थी ये लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? ये एक हाईली एम्बिशियस, जो लॉर्ड डलहौजी था वो एक हाईली एम्बिशियस और प्रो इम्पीरियलिस्ट था, है ना। उसका केवल एक ही उद्देश्य था कि कंपनी के एम्पायर की बाउंड्रीज को और ज़्यादा आगे ले जाना, बाय हुक और बाय क्रुक, है ना, किसी भी तरीके से। उसने सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, उदयपुर, जैतपुर, बागहट और भी जो दूसरे छोटे छोटे स्टेट्स थे उनको अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर में शामिल कर लिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। एबॉलिशन ऑफ पेंशन एंड टाइटल्स। लॉर्ड डलहौजी ने पेंशन और टाइटल्स को भी ख़त्म कर दिया। जितने भी इंडियन रूलर्स थे और उनके हायर्स थे, उनकी जो टाइटल्स और पेंशन्स थी उन रूलर्स की, कर्नाटका के रूलर्स और तंजौर के रूलर्स, और नाना साहब जिनके अडॉप्टेड सन थे बाजीराव टू, जो लास्ट पेशवा हुए, उन्होंने तो उन सब के टाइटल को और पेंशन को जो है ब्रिटिशर्स ने डिनाई कर दिया। और बाजीराव
की डेथ के बाद जो पेशवा थे उनकी टाइटल और पेंशन भी उन्होंने ख़त्म कर दी। तो कॉन्सिक्वेंटली नाना साहब जो थे वो ब्रिटिशर्स के एनिमी बन गए और ब्रिटिश का एंटी ब्रिटिश पावर को वो हेल्प करने लगे और उनके रिवेंज लेने के लिए वो तैयार हो गए। देन एनेक्सेशन ऑफ अवध टू द ब्रिटिश एम्पायर, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को एनेक्स कर लिया, मतलब हड़प लिया ब्रिटिश एम्पायर कब 13 फरवरी 1856 में। किस ग्राउंड पर? माल एडमिनिस्ट्रेशन के ग्राउंड पर, कि वहाँ पर कुशासन के आधार पर उनका लॉर्ड डलहौजी ने यह आरोप लगाया कि जो अवध है वहाँ के नवाब जो हैं वाजिद अली शाह वो अपना शासन ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए 13 फरवरी 1856 को अवध को भी ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स कर लिया गया। नवाब वाजिद अली शाह जो थे उन्हें कलकत्ता भेजा गया, एक एनुअल पेंशन पर रखा गया, उनको 12 लाख का एनुअल पेंशन दी गई। उसमें 1000 ऑफ कोर्टियर्स थे, नोबल्स थे, ऑफिशियल्स थे, वो सब डिप्राइव थे, उनकी जॉब उनसे छीन गई थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनमें गुस्सा, एनेक्सेशन आ गया, गुस्सा भड़क गया और जो जागीर थी लगभग 21,000 जिसमें तालुकेदार थे वो सब ब्रिटिशर्स से कॉन्फिस्केटेड थे, उन सब नाराज थे सब ब्रिटिशर्स से। देन डिसरिस्पेक्ट टू द मुगल एम्परर बहादुर शाह टू, ब्रिटिश एटीट्यूड जो था मुगल एम्परर बहादुर शाह अली के लिए वो डिसरिस्पेक्टफुल था। गवर्नर जनरलशिप जब थी लॉर्ड हेस्टिंग की, तो उसके दौरान जो एक कस्टम था कि वो मुगल एम्परर को गिफ्ट प्रेजेंट किया जाता था, वो उसने रिमूव कर दिया और कॉइन्स पर से उनका नाम भी हटा दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेंब्रो ने और लॉर्ड डलहौजी ने भी यही किया। इवन चॉक्ड आउट प्लान टू डिप्राइव द एम्परर ऑफ हिज रॉयल पैलेस किंगशिप, है ना, जो था उनको प्लान से ही आउट कर दिया और रॉयल प्लेस के और किंगशिप से ही उनको हटा दिया। ब्लो टू द इंटरेस्ट ऑफ एरिस्टोक्रेसी, जो नेटिव स्टेट्स और कोर्ट्स थे उनके डिसअपीयरेंस का रिजल्ट ये था कि जो लोग थे वहाँ से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड या नेटिव स्टेट के से रिलेटेड, वो काफ़ी डिप्राइव हो गए और उनका जो जीवन था काफ़ी पिछड़ गया। लाइफ जो लिवलीहुड था उनके पास अब लिवलीहुड का कोई साधन नहीं रहा। इंडियन रूलर जो थे वो आर्ट और लिटरेचर के बहुत पैटर्न थे, वो स्कॉलर्स, रिलीजियस प्रीचर्स, फ़कीर्स को बहुत सपोर्ट करते, तो इन सब का जो लिवलीहुड था इनसे छिन गया था। तो ये क्या था? पॉलिटिकल कॉजेज थे जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट को बैकग्राउंड दिया। देन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, फर्स्ट है इंडिया वॉज गवर्न फ्रॉम इंग्लैंड। इंडिया जो है थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे लंदन में गवर्न किया जा रहा था, इसका एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से, जो टोटली इग्नोरेंट था यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ बिलीव्स, ट्रेडिशन, यहाँ के कस्टम्स जो थे वो टोटली उनको इग्नोर किया जा रहा था। एक्चुअली जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो था जिसे ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था वो इंडियन के स्टेट के अफेयर्स से रिलेटेड नहीं था, है ना, बल्कि उनके इंडियन के ट्रेडिशन, उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं था। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ कि ना तो वो प्रॉक्सिमिटी इस्टेब्लिश कर पाए यहाँ पर और ना ही इंडियन मासिस को अपने के हार्ट्स में वो अपनी जगह बना पाए। अनपॉपुलर ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम, the new judicial system introduced by the British in India was infested with the flows of improper and uncounted delay, expenditure and partiality, है ना। जो जुडिशियल सिस्टम था ब्रिटिशर्स का वो कैसा था? अनपॉपुलर था। जो नया जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने इंडिया में वो इम्प्रॉपर था और अनकाउंटेड डिले था, मतलब वो बहुत देर से न्याय मिलता था, उस पर जो एक्सपेंडिचर होता था वो और पार्शियलिटी से रिलेटेड खर्चा भी बहुत होता था और पक्षपात भी किया जाता था, ठीक है। तो जुडिशियल सिस्टम उनका जो था डिफेक्टेड था। एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन फ्रॉम हाई पोस्ट, जो हाई पोस्ट थी मिलिट्री में, सिविल सर्विसेज में,
वहाँ पर ब्रिटिशर्स की मोनोपली थी। मिलिट्री में जो हाईएस्ट रैंक होता था वो इंडियंस के लिए नहीं था। इंडियंस जो थे बस सूबेदार की पोस्ट तक पहुंच पाते थे और सिविल सर्विसेज में इंडियंस को प्रमोट नहीं किया जाता था, उन्हें सरदार अमीन की पोस्ट ही केवल दी जाती थी। नो इंडियन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी एलिनेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। देयर वॉज अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एलिनेशन इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन, है ना। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस जो थे वो टोटली एलियन थे, मतलब अलग थे बिल्कुल। ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस का कोई भी रोल नहीं था। वो इंडिया को कभी भी रिगार्ड नहीं करते थे। अपनी उन्हीं की कंट्री में इंडियंस को कोई भी जगह नहीं थी, उन्हीं के देश में। द अर्लियर एलियन रूलर्स हैड मेड देमसेल्व्स एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना। जो इस तरह के जो रूलर, जो बिहेवियर ऐसा किया गया था रूलर्स के साथ, तो उन्होंने अपने आप को एक इनसेपरेबल पार्ट माना था कंट्री का और सोसाइटी का। वो सोशली मिक्स हुए थे अपर क्लास से इंडियंस के। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो परपेचुअली जो थे वो हमेशा रिमेन रहे, अलग रहे। जितने भी फॉरेनर्स आए इंडिया में उन सब से बिल्कुल अलग थे। हेंस द इंडियन मास्ट वर नॉट एबल टू टेक देम एज दियर वेल विशर्स एंड बेनिफैक्टर्स। तो इंडियंस जो थे, बहुत बड़ा हिस्सा जो था इंडियंस का, वो उन्हें अपने हित में नहीं मानते थे और उनके लिए वो बेनिफिशियल नहीं साबित हुए। नो इंडियन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सर सैयद अहमद खां के अकॉर्डिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज जो था 1857 के अपराइजिंग का था, वो था नॉन इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, सब ब्रिटिशर्स ही थे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज। आर्थिक कारणों में पहला है ड्रेन ऑफ वेल्थ। जो ब्रिटिश थे वो लगातार फॉरेन मर्चेंट्स जो बने रहे, है ना। उनका जो मेन मोटिव था वो क्या था कि बहुत सारा धन लेकर के अपने घर वापस जाना, जिन वेजेस के थ्रू, गिफ्ट्स के थ्रू या प्रेजेंट्स के थ्रू। 1/3 जो टोटल रेवेन्यू था कंट्री का वो कंपनी के ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ पर, ऑफिसर्स की सैलरीज पर खर्च होता था। सेकेंड है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स। जो द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज डिपेंडेड अपॉन द इंडियन रॉ मटेरियल। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो थी टोटली इंडिया के रॉ मटेरियल पर ही डिपेंड थी। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी को मटेरियल की तरह यूज़ करते थे। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जो थे इंडियन इकोनॉमी को जो थे वो प्रोटेक्ट ना करके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे। स्पिनिंग, वीविंग जो थे नेशनल इंडस्ट्रीज जो थी यहाँ की, जो यहाँ के ज़्यादातर लोगों का लिवलीहुड था इंडिया के। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई तो उन्होंने इन सब को ख़त्म कर दिया। एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू जो था वो बहुत ज़्यादा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। इनका जो अमाउंट था 1 या फिर फार्मर्स के प्रोड्यूस का आधा 50% हिस्सा होता था। जो हार्श मीन्स थे रेवेन्यू कलेक्शन के, और जो एविक्शन का लॉ था नॉन पेमेंट, रेवेन्यू के नॉन पेमेंट केस में। अब फार्मर को इसके कारण जो फार्मर्स थे वो स्टारवेशन की ओर पुश हो रहे थे, पावर्टी और डिप्रीवेशन की तरफ जा रहे थे। देन रिजम्पशन ऑफ इनामी और रेंट फ्री लैंड्स। अब कंपनी की इनकम को इंक्रीज करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये ऑर्डर दिया कि जितने भी जागीर्स हैं उनका सर्वे किया जाए, है ना। जो गिफ्ट जिन्हें जो गिफ्टेड हैं जो या फिर डोनेटेड हैं अर्लियर रूलर्स को, है ना। जो जागीरदार्स ऐसे जागीरदार जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री प्रॉफिट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और वो जागीर्स के जो ओनर जिन्हें ओनरशिप मिली हुई है वो या तो डिप्राइव थे या फिर उन्हें लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था, ठीक है। देन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी अमंग मासेस। 1857 तक जो इकोनॉमिक कंडीशन थी इंडिया की, इंडिया के बहुत बड़े हिस्से की, वो बहुत दयनीय हो गई थी। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर की, उनके कारण
कोई भी डर्थ नहीं था वहाँ पर। ऐसे लोग जिनका लिवलीहुड जो था वो एक्सट्रीम, जो लोग बहुत प्रॉस्पेरस थे एक समय पर इंडिया में, वो उनका जो अब लाइफ था वो एक्सट्रीमली पावर्टी की तरफ जा चुका था। और एंड द पॉसिटी विदाउट प्रॉपर फूड एंड क्लोथिंग, यहाँ तक कि उनके पास प्रॉपर फूड और क्लोथिंग की व्यवस्था भी नहीं थी। इंडियंस ये बिलीव करते थे कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था वो मेनली रिस्पॉन्सिबल था इकोनॉमिक कंडीशन को इतनी बुरी स्थिति में लाने में। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक कॉजेज थे जो जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट को अपराइज किया। नाउ सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, इंटरफेरेंस इन सोशल लाइफ ऑफ इंडियंस। 19th सेंचुरी के लगभग जनरस और ह्यूमैन ब्रिटिश रूलर्स जो थे, उन्होंने जो बुराइयां थी इंडियन सोसाइटी में, जैसे कि सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, ह्यूमन सेक्रीफाइस और विडो रीमैरिज का प्रोहिबिशन, इन सब पर उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती कस्टम को इलीगल बना दिया और ह्यूमन सेक्रीफाइस को पर बैन लगा दिया। इसी तरीके से लॉर्ड डलहौजी ने फीमेल इन्फेंटिसाइड को प्रोहिबिट किया और विडो रीमैरिज को लीगलाइज्ड किया। ये जो सारे मेजर्स थे ये एंडेंजर्ड साबित हुए ब्रिटिशर्स के लिए। जो ब्रिटिशर्स थे वो लोगों के बिलीव्स को कन्वर्ट कर रहे थे। क्रिश्चियनिटी, जो पीपल्स थे इंडियन, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे और इस तरह से इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो इसीलिए ये सब जो लोग थे वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट हो गए थे। देन प्रोपेगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, एक इम्पॉर्टेंट कॉज जो था 1857 के अपराइज का, वो था क्रिश्चियनिटी का प्रोपेगेशन बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। इंग्लिश मिशनरीज जो थे वो हमेशा ही इंडियन रिलीजन को क्रिटिसाइज करते थे, उनको कंडेम करते थे जब वो क्रिश्चियनिटी को प्रीच करते थे। तो है ना, बाइबल को की स्टडी करना कंपलसरी बना दिया गया था मिशनरी स्कूल्स में। कई सारे जो प्लान्स थे जिन्हें प्रीच क्रिश्चियनिटी जिनको प्रीच करने के लिए क्रिश्चियनिटी को बुलाया जाता था। इवन जो जेल्स थे वहाँ पर क्रिश्चियन प्रीस्ट होते थे, उन्हें क्रिश्चियन प्रीस्ट को अपॉइंट किया जाता था जो और उन्हें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पर रखा जाता था। ठीक है, और साथ ही आर्मी में भी इस तरह के क्रिश्चियनिटी को प्रीच करने के लिए क्रिश्चियन प्रीस्ट्स को रखा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट किया गया और इंडियन रिलीजन को, इंडियन बिलीफ्स को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाया उन्होंने। देन मिलिट्री कॉजेज, अनरेस्ट अमंग द इंडियन सोल्जर्स, discontent and unrest had been mounting among the Indian soldiers for quite some time। ना जो इंडियन सोल्जर्स थे उनमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं डिसकंटेंट था, असंतोष था और अनरेस्ट था। ठीक है, रिवोल्ट के ब्रेकआउट होने से पहले इंडियन सोल्जर्स जो थे, जो कंपनी की आर्मी में रिक्रूट होते थे, वो इंडियन वेल्थ से इनसेपरेबल, इंडियन वेल्थ का वो इनसेपरेबल पार्ट थे। यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ का जो एक्सप्लॉयटेशन, डिस्ट्रक्शन था इंडियन इंडस्ट्रीज़ का, ट्रेड और कॉमर्स का जो स्प्रेड था, वेस्टर्न एजुकेशन का प्रोपेगेशन था, क्रिश्चियनिटी का, ब्रिटिश पॉलिसी का जो इंटरफेरेंस था सोशल और रिलीजियस मैटर में इंडियंस के, इन सब से अछूते नहीं थे जो सोल्जर्स थे यहाँ के। लो सैलरीज एंड अलाउंसेस टू इंडियन सोल्जर्स जो थे उन्हें सेम फैसिलिटी नहीं दी जाती थी जैसे कि ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स को दी जाती थी, है ना। उनकी सैलरीज जो और अलाउंसेस जो होती थी वो ब्रिटिश सोल्जर से बहुत कम होती थी। यहाँ की 30 इयर्स के फेथफुल सर्विस के बाद भी एक इंडियन सोल्जर्स को कमांड नहीं दी जाती थी ब्रिटिश सोल्जर्स, जबकि ब्रिटिश सोल्जर्स को न्यूली रिक्रूट जो होते थे उनको कमांड का अधिकार दिया जाता था। ब्रिटिश हाई ऑफिशियल्स टर्न्ड अ डेफ ईयर टू द फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, हाई ऑफिशियल्स थे, वो इंडियन सोल्जर्स की रिक्वेस्ट को अनसुना कर देते थे और उनकी सैलरीज और अलाउंसेस को कभी नहीं उन्होंने इंक्रीज भी नहीं करते थे। रिसेंटमेंट अमंग द ट्रूप्स ऑफ अवध,
अवध का जो एनेक्सेशन था ब्रिटिश एम्पायर में 1858 में, ये ग्रेट डैमेज साबित हुआ सोल्जर्स के इंटरेस्ट में। इसका कॉज ये हुआ कि डिससेटिस्फैक्शन हो गया, वाइड स्प्रेड हो गया बंगाल के सोल्जर्स में। 75,000 लगभग जो अवधि थे वो यहाँ बंगाल में सोल्जर्स में शामिल थे। तो अवध के एनेक्सेशन के बाद ब्रिटिश एम्पायर में जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अवध को एनेक्स करके। मिलिट्री फेलियर ऑफ द ब्रिटिश। शुरुआत में जो इंडियंस थे वो सोचते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इनविंसिबल थे और उनको डिफीट करना बहुत मुश्किल है ना। हाउएवर द ब्रिटिश हैड टू फेस डिफीट ऑन मैनी इंपॉर्टेंट फ्रंट्स। हालांकि कई बार ब्रिटिशर्स को हार का भी सामना करना पड़ा है कुछ इंपॉर्टेंट फ्रंट्स में 1835 से 56 में, और जो अफ़गान वॉर हुए हैं 38 से 42 के बीच में। इसका जो कॉज था वो एक बहुत ही ह्यूमन और मटेरियल लॉस था ब्रिटिशर्स के लिए। इसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा था ब्रिटिशर्स को। इन वॉर्स में हारने के कारण जो ब्रिटिश आर्मीज़ थी उन्हें डिफीट का सामना करना पड़ा था इम्पोर्टेंट बैटल में, जब 6 के अगेंस्ट उन्होंने वॉर किया था। इमीडिएट कॉज क्या था? ग्रीस्ड कार्टेज इंसिडेंट। 1857 के अंत में जो एक अपराइजिंग हुआ था ब्रिटिश के अगेंस्ट, वो फुल्ली प्रिपेयर्ड था। जो इमीडिएट इशू था जिसमें विच प्रिसिपिटेटेड द रिवोल्ट was the introduction of Enfield rifles। जो इमीडिएट कॉज था इस रिवोल्ट का, 1857 के रिवोल्ट का, वो था एनफील्ड राइफल्स का इंट्रोडक्शन। एक नया राइफल लॉन्च हुआ ब्रिटिश आर्मी में जिसको एनफील्ड राइफल कहा जाता था। एनफील्ड राइफल उसका नाम था। 1856 में जो गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया कि जो पुरानी गन्स है उनको रिप्लेस करके एनफील्ड राइफल्स को यहाँ पर लाया जाएगा। तो जो उस राइफल में कार्टेज डाली जाती थी, तो कार्टेज के ऊपर एक कैप होता था जिसे राइफल में लोड करने से पहले माउथ से रिमूव करना होता था। जनवरी 1857 में ये र्यूमर स्प्रेड हो गया। जैसे जंगल में आग फैलता है वैसे ये र्यूमर स्प्रेड हो गया कि जो कैट्रेज है जिसे मुंह से रिमूव करना है, वो उसमें काऊ और पिग का फैट ग्रीस किया गया है। ठीक है, और ये जानबूझ के ऐसा किया गया है ताकि जो हिंदू हैं और मुस्लिम सोल्जर्स हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा सके, उन्हें ह्यूमिलेट किया जा सके। ये जो है इससे जो जितने भी वहाँ सोल्जर्स थे उनकी धार्मिक भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचा और उनमें बहुत जो है एंगर आ गया। और ये उनको ये लगा कि उनका जो रिलीजन है वो ख़त्म करके उन्हें क्रिश्चियनिटी में टोटली कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जो सोल्जर्स थे उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज किया और उन्होंने ये ग्रीस्ड कार्ट्रिज को यूज़ करने से मना कर दिया, और इस तरह से यहाँ से अपराइजिंग की शुरुआत हो जाती है। देन द सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसके सेंटर्स कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ से ये रिवोल्ट शुरू हुआ, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। पहले आप आज जितना पार्ट मैंने कवर किया है उसे आप अच्छे से रीड कीजिए एंड उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से सुनिए। आफ्टर दैट मैं नेक्स्ट पार्ट कवर करूँगी नेक्स्ट क्लास में। ओके, टिल देन गुड बाय।